नमस्कार। आज हम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता का विवेचन यह प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने पृथ्वीराज रासो का परिचय कर लिया था कि पृथ्वीराज रासो है क्या, किसने लिखा है इसको, ठीक है, इसमें क्या क्या कथाएं थी, ये सारा हमने कर लिया है। आज हम करेंगे इसकी ऐतिहासिकता का विवेचन, क्योंकि कुछ कवि इसको ऐतिहासिक मानते हैं और कुछ लोग इसको ऐतिहासिक नहीं मानते, क्योंकि इसमें जो घटनाएं हैं वो थोड़ी सी इस प्रकार की दी गई हैं। बल्कि जो पृथ्वीराज हैं उनकी जो लड़ाइयाँ हैं ऐसे कवियों ऐसे जो योद्धाओं से भी करवाई गई हैं, ऐसे वीरों से करवाई गई हैं, जो राजा से करवाई गई हैं, जो कि जो पृथ्वीराज हैं इनके बाद आए थे या फिर इनसे बहुत पहले के थे। कुछ ऐसी घटनाएं हैं इसमें, ठीक है, जिसके कारण इसका जो ऐतिहासिकता का प्रश्न है आज भी बना हुआ है कि जो ऐतिहासिक है या नहीं। चलो आज हम देखते हैं जो पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता। ये देखो प्रश्न, आदिकालीन कवि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो परंपरा का एक महान ग्रंथ है, ठीक है। इसको किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। तो ये क्या है? एक महान ग्रंथ है, किसका? रासो परंपरा का। इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था इसका परिचय, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दिल्ली के नरेश वीर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान इस ग्रंथ के कथानायक हैं, ठीक है। इसके कथानायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। इस ग्रंथ में वीर रस और श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज रासो की और विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने इस ग्रंथ को अपने समय का विश्व इतिहास की संज्ञा दी है, ठीक है। जो कर्नल टॉड थे उन्होंने इसको कौन सी संज्ञा दी है? अपने समय का विश्व इतिहास। कर्नल टॉड की प्रशस्ति से प्रभावित होकर एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन कार्य आरंभ किया। इसी बीच हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माता प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वुलर को कश्मीरी कवि जायनक की संस्कृत कृति पृथ्वीराज विजय की एक अपूर्ण एवं खंडित प्रति प्राप्त हुई, ठीक है। प्रति होता है इसकी जो कॉपी है इस ग्रंथ की, एक आता है विजय, पृथ्वीराज विजय, ठीक है। पृथ्वीराज विजय ये एक ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखी है? जायनिक, किस भाषा में? संस्कृत में। तो इसकी एक खंडित कॉपी, खंडित होता थोड़ी सी जैसे खराब हो गई हो, ठीक है, इस प्रकार की प्रति अर्थात कॉपी इसकी प्राप्त हुई इस ग्रंथ की, ठीक है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की। जायनाक कवि ऐतिहासिक दृष्टि से पृथ्वीराज चौहान का समकालीन था, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से कौन था? जायनक पृथ्वीराज चौहान का समकालीन कवि, ठीक है, उस समय का ये कवि था जब पृथ्वीराज चौहान थे। इस ग्रंथ के अध्ययन के पश्चात डॉक्टर वुलर को लगा कि पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती, ठीक है। जो डॉक्टर वुलर हैं उन्होंने जब इस ग्रंथ को पढ़ा था, कौन सा ग्रंथ? पृथ्वीराज विजय को, ठीक है, जो संस्कृत के कवि जायनिक द्वारा लिखित है, तो तब उनको ये लगा था कि ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसकी जो घटनाएं हैं वो इतिहास से मेल नहीं खाती हैं। उन्होंने रासो का प्रकाशन रुकवा दिया। इस घटना ने पृथ्वी रासो की ऐतिहासिकता पर ही नहीं उसकी प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज तक रासो की 51 हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हुई हैं, ठीक है। इसकी जो हस्तलिखित कॉपियां वो कितनी हैं? 51, जिनके आधार पर इनके 4 रूपांतर माने गए हैं, वृहद, मध्यम, लघु और अति लघु, ठीक है। अर्थात कि ये 4 भागों में बंटा हुआ है। एक वृहद बहुत बड़ा है, एक मीडियम साइज का है, एक छोटा है, एक बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। इन चारों रूपांतरों में केवल 10 कथा प्रसंग ही समान है, ठीक है। जो चारों रूपांतर है इसमें जो कथाएं हैं वो आपस में सिर्फ 10 हैं जो आपस में मेल खाती हैं, और इन समान कथा प्रसंगों में भी इतिहास विरुद्धता पाई जाती है। लेकिन ये जो कथा प्रसंग जो आपस में मेल खा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है? इसमें भी इतिहास विरुद्धता है, ठीक है, कि ये भी कथाएं वो इतिहास से मेल नहीं खा रही। आगे आता है, कुछ विद्वानों ने तो इस ग्रंथ को चंद्रबरदाई की रचना मानने से ही इनकार किया है तथा कुछ ग्रंथ को 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, ठीक है। ये जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, कुछ ने इनको कहा है कि ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखित ही नहीं है और कुछ ने इसको 16वीं शताब्दी की रचना माना है। यहाँ हम विभिन्न विद्वानों द्वारा पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रकट किए गए मत प्रस्तुत कर रहे हैं।
पंडित गौरीचंद, हीराचंद ओझा तथा श्री शायमल दास जैसे अनेक विद्वान रासों में वर्णित निम्नलिखित घटनाओं एवं संवतों को इतिहास के विरुद्ध मानते हैं। देखो वो कौन कौन सी हैं। काल की इतिहास विरुद्धता, ठीक है, काल के समय की, कि जो पृथ्वीराज रासो का समय दिया गया है और इतिहास के अनुसार उसका जो समय है वो मेल नहीं खाता। ये बात देखो यहाँ पर कि रासों में दिए गए संवत सर्वथा असत्य है, क्योंकि इनमें पृथ्वीराज का जन्म संवत 1115 में दिल्ली में गोद जाना, संवत 1122 में कनौज पर आक्रमण सन 1151 में तथा शहाबुद्दीन गौरी के साथ युद्ध 1158 शहाबुद्दीन गौरी के साथ युद्ध संवत 1158 बताया गया है। यह संवत पृथ्वीराज के 4, जयचंद के 12 और परमदि के 6 प्राप्त शिलालेखों से मेल नहीं खाते। ठीक है, ये जो संवत बताए गए हैं ये क्या है, जो शिलालेख हैं या उस समय के परमर्दी के जो 6 प्राप्त शिलालेख हैं उनसे क्या है, मेल ही नहीं खाते। इन शिलालेखों में पृथ्वीराज का समय संवत 1224 से 1258 तक दिया गया है। फारस के इतिहास में भी गौरी का पृथ्वीराज पर आक्रमण का समय जो संवत 1248 में करने की बात लिखी गई है। ठीक है, बल्कि सब ग्रंथों में जो है जो पृथ्वीराज रासो की जो इतिहास की विरुद्धता है वो काल के अनुसार भी है कि इसमें जो सन दिए गए हैं, संवत दिए गए, वो इतिहास से मेल नहीं खा रहे। जो आक्रमण हुए हैं या उनका जो जन्म है उसके हिसाब से ये मेल नहीं खाते। नेक्स्ट देखो, घटनाओं की इतिहास विरुद्धता। अब जो इसमें घटनाएं हैं, ठीक है, पहले आगे काल की, समय की, अब जो इसमें घटनाएं हैं वो भी देखो, उसमें भी क्या है, इतिहास के वो भी विरुद्ध हैं, वो भी इतिहास से मेल नहीं खाती, जो किसमें है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में अनेक घटनाओं का वर्णन इतिहास विरुद्ध है। इन घटनाओं का मेल ना तो प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों से होता है और ना ही जगनिक कविकृत पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत महाकाव्य से होता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप सामेश्वर का विवाह दिल्ली नरेश अनंगपाल की लड़की से होना, पृथ्वीराज चौहान का और जयचंद का आपस में मौसेरे भाई होना, पृथ्वीराज का अपने नाना द्वारा गोद लिया जाना आदि घटनाएं क्या हैं, इतिहास से मेल ही नहीं खाती। रासों में पृथ्वीराज के 14 विवाह होने की बात कही गई है जो इतिहास के विरुद्ध हैं। साथ ही पृथ्वीराज का पहला विवाह मुंडेरवर के परिवार राजा नाहर राय की सुपुत्री के साथ 11 वर्ष की अवस्था में होने की बात कही गई है, जो इतिहास से मेल नहीं खाती, क्योंकि परिहार राजा नाहर राय पृथ्वीराज से शताब्दियों पहले हुआ था। ठीक है, अब ये आ गया ना वही बात कि जो राजा था जिसकी बेटी के साथ इसके विवाह होने की बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की, वो क्या है, वो कहते हैं उसके शताब्दियों पहले हुआ था। ठीक है, रासों में पृथ्वीराज के चौहान के 14 विवाह का विस्तार से वर्णन किया गया है, किंतु पृथ्वीराज की मृत्यु 30 वर्ष की अवस्था में होने की बात इतिहास सम्मत है। ठीक है, इतिहास इस बात को मानता है। यदि पृथ्वीराज ने पहला विवाह 15 वर्ष की अवस्था के लगभग किया है तो इससे ये मानना होगा कि पृथ्वीराज ने हर वर्ष एक विवाह किया है। ठीक है, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि वो उसके 14 विवाह हुए और बाद में ये बात आई है कि उस 30 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि फिर तो ये बात हम मान लेंगे कि एक वर्ष के बाद वर्ष के बाद उनका विवाह होता रहा है। इस प्रकार पृथ्वीराज और संयोगिता के विवाह की घटना भी इतिहास से मेल नहीं खाती। इस रासों में गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों हुई लिखी गई है। ठीक है, जो गौरी की मृत्यु है वो किसके हाथों लिखी गई, पृथ्वीराज के हाथों में, जबकि इतिहास के अनुसार उसकी मृत्यु गखरों के हाथों हुई थी। ठीक है, इतिहास के अनुसार गखरों के हाथों हुई थी, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखा है वो किसके हाथों हुई थी, पृथ्वीराज की। रासो में पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह के वध की घटना का वर्णन है, जबकि इतिहास के अनुसार भीम सिंह पृथ्वीराज की मृत्यु के 50 वर्ष बाद तक भी जीवित रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वंशावलियों नामों की इतिहास विरुद्धता। ठीक है, जो उनकी वंशावली थी, जो उनके नाम थे, उसमें भी क्या है, वो भी इतिहास से मेल नहीं खाते। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिन्हें पृथ्वीराज रासों में दी गई पृथ्वीराज चौहान की वंशावली को भी अशुद्ध माना है। उसमें दिए गए चौहान वंश के
44 नामों में से केवल 7 नाम ही पृथ्वीराज विजय और उपलब्ध शिलालेखों से मेल खाते हैं। ठीक है, उनमें जो पृथ्वीराज रासो उसमें जो 44 नाम दिए कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 नाम ही हैं। वो जो एक पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है जो जगनिक द्वारा लिखित है, और जो उपलब्ध जो शिलालेख हैं, ठीक है, वो सिर्फ 7 नाम ही उनसे मेल खा रहे हैं, बाकी नहीं खा रहे। रासों में आबू के अग्नि कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति की कथा भी ऐतिहासिक नहीं कही जा सकती, क्योंकि चौहान, सोलंकी, राठौर आदि राजपूत अपने आप को सूर्य या चंद्रवंशी ही कहते हैं, ना कि अग्निवंशी। रासों में दिए गए व्यक्तियों के नाम भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि रासों में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला देवी दिया गया है, जबकि पृथ्वीराज विजय तथा शिलालेखों में उसका नाम कर्पूर देवी मिलता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासों में उनकी माता का नाम क्या है, कमला देवी, लेकिन जो बाकी ग्रंथ हैं, जो शिलालेख हैं, जब पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है उसमें उनकी माता का नाम आता है कर्पूर देवी। रासों में जयचंद को अनंगपाल का धोत्र और राठौर वंशीय कहा गया है, जबकि सभी शिलालेखों में उसे गहरवार लिखा गया है। नेक्स्ट देखो, रासों में चंगेज खां और तैमूर लंग आदि अनेक नामों का उल्लेख मिलता है, जो पृथ्वीराज के समय में नहीं, गुलाम वंश के समय में आए थे। ठीक है, ये जो नाम दिए गए हैं चंगेज खां, तैमूर लंग, ये किस में दिए गए हैं, पृथ्वीराज रासों में दिए गए हैं, लेकिन ये जो ग्रंथ है, ये जो नाम हैं, ये पृथ्वीराज रासों के समय के नहीं थे, बल्कि गुलाम वंश के थे। चंगेज खां गुलाम वंश के शासक अल्तमश के शासनकाल में आया, और तैमूर ने सन 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रासों की ऐतिहासिकता के संबंध में लिखते हैं कि बात संबत तक की नहीं है, इतिहास विरुद्ध घटनाएं भी बरी पड़ी हैं। उनके लिए कहा जा सकता है, माना कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है, उन्होंने माना ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, हिस्ट्री का ग्रंथ नहीं है, बल्कि क्या है, काव्य ग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उल्ट फेर नहीं किया जा सकता। जगनिक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त कहने की जगह नहीं है कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसको क्या माना है, पूरे के पूरे को जाली ग्रंथ माना है। आगे आती है रासों की ऐतिहासिकता के पक्ष में मत। पहले थे विरुद्ध में, जो इसको ऐतिहासिक नहीं मानते, अब आता है उसके पक्ष में कि कौन कौन लोग हैं और क्या क्या मत दे रहे हैं इसको ऐतिहासिक मानने में। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों को चंद्रवरदायी कृत 12वीं शताब्दी की रचना माना है। उन्होंने रासों के काल वैषम्य का समाधान अनंत संवत की कल्पना करके किया है। ठीक है, इन्होंने एक नया ही संवत है उसके अनुसार इसकी कल्पना की है। कैसे, अनंत संवत इन्होंने बता दिया है कि जो कि विक्रमी संवत के से 90 वर्ष पीछे था। ठीक है, ये क्या है, विक्रमी संवत जैसे 50 वर्ष रहता है तो वो 57 वर्ष होता है, तो ये क्या है, उसके 90 वर्ष पीछे था। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास घटना वैषम्य का समाधान करते हुए, ये पहले उन्होंने काल वैषम्य का समाधान किया है, किस प्रकार कर दिया है, अनंत संपत्ति की कल्पना करके। ठीक है, एक नया संपत्ति पैदा करके, और जो अब घटना है, जो उनकी घटनाएं हैं, उनका समाधान किया करते हुए कहते हैं कि ऐसा कवि द्वारा अपने आश्रयदाता के चरित्र का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करने के कारण हुआ है, कि जो घटनाएं हैं जो उन्होंने उसमें दी हैं वो क्या है, वो जो कवि हैं उन्होंने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है अपने राजा के चरित्र का, उसके करैक्टर का। इसका जो घटनाएं हैं उसमें थोड़ी बहुत दूसरी भी आ गई हैं, जो उसके बाहर की हैं, जो उसके बहुत पहले की हैं। गारसादा तासी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हुए इस ग्रंथ को 12वीं शताब्दी का एक ऐसा ग्रंथ माना है जो भारतवर्ष का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, गारसादा दासी अनुसार कि ये ग्रंथ प्रमाणिक है और ये इसमें क्या है, जो भारतवर्ष का जो पूर्ण चित्र है वो प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, इसमें अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है वो आपने लिख लेना है। ठीक है, जैसे पहले आता है पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, बाद में आता है श्याम सुंदर दास, फिर गारसादा तासी। ठीक है, इनको पॉइंट में बनाते जाना है, इसको हाईलाइट करते जाना है। हरिओद आ गया था। हरिओद जी का मानना है कि रासों में कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जो प्रत्यक्षदर्शी ही लिख सकता है। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी होता है जो उसको सामने से देखने वाला है। ठीक है, इस प्रकार की घटनाएं भी हैं उसमें लिखी या भरी पड़ी, जो क्या है, प्रत्यक्षदर्शी ने लिखी हो, ऐसा प्रतीत होता है जिसने कि उसको पूरी तरह सामने से ही देखा हो। आगे आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा बीकानेर की
फोर्ट पुस्तकालय से प्राप्त रासों की लघुतम प्रति को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, इसकी जो एक कॉपी है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की, वो कहाँ प्राप्त होती है? बीकानेर की फोर्ट पुस्तकालय में। उसके अनुसार वो उसको क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। उनका मत है कि संस्कृति का सुजान चरित्र रासों का ही संक्षिप्त रूप है। लास्ट आता है उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि निश्चय ही पृथ्वीराज रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य की सर्वोत्तम कृति हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी शव परीक्षा ना करके हमें इसकी साहित्यिकता का मूल्यांकन करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि हमें उसकी ऐतिहासिकता की बातें ना करके कि वो हिस्ट्री से मेल खाती हैं, उसकी घटनाओं से मेल खाती हैं, इस बात को एक साइड पे रखकर हमें इसकी ऐतिहासिकता की मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात लिटरेचर के रूप में इसको देखना चाहिए, उस रूप में इसका मूल्यांकन करना चाहिए, ना कि इतिहास के रूप में। ठीक है, ये था आपका प्रश्न इसकी ऐतिहासिकता